बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जैसा कि जानते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन हम पढ़ चुके हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हमने पढ़ ली। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद इनकी पोजीशंस के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, प्रोटॉन कहाँ एग्जिस्ट करता है, इस तरीके से डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हुई। इसको डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस भी बोलते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी बोलते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है, एटॉमिक स्ट्रक्चर इस पे काफ़ी डिपेंड करता है। इसी से आगे थ्योरीज जो है वो सारी फिर ड्राइव होना शुरू हुई। तो अब अगर हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस या रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो ये 1910 to 11 यानी आप समझ लें 1910 से 11 के दरमियान रदरफोर्ड परफॉर्म क्लासिक एक्सपेरिमेंट। इन 1910 to 11 रदरफोर्ड परफॉर्म क्लासिक एक्सपेरिमेंट। क्लासिक एक्सपेरिमेंट क्या परफॉर्म किया? ही प्रोड्यूस अल्फा पार्टिकल्स। ये अल्फा पार्टिकल उसने प्रोड्यूस कराए, अमिट कराए, और इसका सोर्स उसके पास क्या था? आपको पता है कि अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से भी इमिट हो सकते हैं, अल्फा पार्टिकल रेडियम से भी इमिट हो सकते हैं। पोलोनियम को PO से डिनोट करते हैं, रेडियम को RA से डिनोट करते हैं। इसलिए अल्फा पार्टिकल पोलोनियम से या रेडियम से अमिट हुए और उनको एक बारीक फाइल गोल्ड की यूज़ की गई। ये आपके पास गोल्ड की बारीक फाइल यूज़ हुई है और इसकी थिकनेस जो है वो हमारे पास है 0.00004 सेंटीमीटर, यानी 40 के बाद फिर 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है। गोल्ड इसलिए यूज़ हुआ कि आपको पता है कि गोल्ड जो है इसकी बारीक फाइल बना सकते हैं, इसको बारीक फाइल में, बारीक पतरी में कन्वर्ट किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे गोल्ड मेटल को यूज़ किया गया और उसकी थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। अल्फा पार्टिकल को बारीक फाइल जिसकी थिकनेस हमारे पास मौजूद है उसमें से अल्फा पार्टिकल को पास कराया गया और आगे सामने फोटोग्राफिक प्लेट रखी गई जिसे जिंक सल्फाइड प्लेट भी कहते हैं। तो देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल उसमें से, मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल थे वो उसमें से पास हो गए और कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो कम डिफ्लेक्ट हुए और कुछ ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, यानी कुछ पार्टिकल इसमें से गुजर जाते हैं, मोस्टली पार्टिकल गुजर रहे थे। इसका मतलब है कि जो एटम है वो मोस्टली जो है वो बेसिकली आप समझ लें एम्प्टी चीज़ है, खाली है। और इसी तरीके से कुछ पार्टिकल उसमें से डिफ्लेक्ट हुए, स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, और कुछ जो है वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए। इस बात पे उसने अपना मॉडल पेश कर दिया जिसको हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। इन 1910 to 11 रदरफोर्ड परफॉर्म क्लासिक एक्सपेरिमेंट। He produced alpha particles from radioactive element radium or polonium. These alpha particles are passed through the thin file of gold having thickness 0.00004 centimeter. Some alpha particles are passed and some alpha particles are deflected back. On the basis of these observations, उसने अपना एक मॉडल पेश कर दिया और उसका मॉडल हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा मैच करता है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हमारे सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा मैच करता है। इस बेस पे उसने कुछ पास्चुलेट जो है वो दिए और इसके पास्चुलेट अगर हम देखें तो हम पास्चुलेट पे आते हैं। पास्चुलेट्स जिसको हम नुकात कहते हैं, मेन पॉइंट्स क्या थे? इसका पहला पॉइंट इस पे उसने ये बताया, क्योंकि ज़्यादातर पार्टिकल इसमें से पास हो रहे हैं और कुछ पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो उसने कहा कि सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज मैसिव। जो सेंटर से चीज़ टकरा रही है वो असल में डिफ्लेक्ट हो रही है। तो सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज मैसिव विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। आपको पता है कि किसी एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है वो मैसिव होता है और उसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियस का मतलब ही होता है सेंटर। तो सेंट्रल पार्ट एक एटम का वो मैसिव है। सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम इज मैसिव विच इज कॉल्ड न्यूक्लियस। सेकेंड, उसने कहा कि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद हैं, क्योंकि पॉजिटिव से रिपेल हो रहा है। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, जैसे ही उसके करीब जाता है वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, रिपेल हो जाता है। इसलिए उसने कहा न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन। उसमें प्रोटॉन मौजूद है इसलिए न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। उसने तीसरा पॉइंट दिया, उसने कहा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर ऐसे ही घूमते हैं
जैसे कि प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन। ये पॉइंट उसका पोस्टुलेट नंबर 4 था या 3 था, पोस्टुलेट नंबर 4। उसने कहा कि एक एटम न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस आर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन प्लैनेटरी। यानी जो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बाहर रिवॉल्व कर रहे हैं उनके बराबर हैं, इसलिए वो न्यूट्रल है। न्यूक्लियस जो है, ओवरऑल एटम जो है वो न्यूट्रल हो जाता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होती है। नंबर 5, जो न्यूक्लियस होता है बहुत कम वॉल्यूम घेरता है। न्यूक्लियस ओनली वेरी स्मॉल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय न्यूक्लियस। न्यूक्लियस बहुत एटम की निस्बत जो न्यूक्लियस का वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। इसी तरीके से छठा और आखिरी पोस्टुलेट इसका ये था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इक्वल होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। यानी सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल होगी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है प्रोटॉन के दरमियान और इलेक्ट्रॉन के दरमियान। जब इसने ये मॉडल पेश कर दिया तो आपको पता है कि कोई बंदा भी अगर अच्छा काम करता है तो उसके दुश्मन बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। इस बेस पे उससे कुछ सवाल किए गए जिनका वो जवाब नहीं दे पाया, जिनका बाद में जवाब बोहर ने दिया था, इसलिए वो डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसके डिफेक्ट्स क्या हैं तो डिफेक्ट्स पे आते हैं। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक डिफेक्ट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। पहला डिफेक्ट, पहला सवाल इससे यह किया गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जब रिवॉल्व करता है तो इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करता है और कॉन्टीन्यूसली रिवॉल्व करता है। इसका मतलब है वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी एमिट करता रहेगा और एक टाइम आएगा कि उसको न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए और एक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो क्लैप हो जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। यानी पहला डिफेक्ट ये था कि अगर ये न्यूक्लियस मौजूद है, बाहर शेल मौजूद हैं, तो अगर इलेक्ट्रॉन मुसलसल एनर्जी एमिट करता है तो अल्टीमेटली उसको एक न्यूक्लियस में जाके गिर जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता। इसके पास उस वक़्त इस सवाल का जवाब नहीं था, यहाँ तक कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आ चुकी थी। तो बोहर ने कुछ नहीं किया, वो उसने सिर्फ सेंस यूज़ किया और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को इस्तेमाल किया और इसी को एक्सप्लेन किया था। तो नेक्स्ट हम जाएंगे बोहर पे तो फिर देखेंगे। तो पहला डिफेक्ट हमें समझ आता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अगर कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करता है तो एक टाइम आना चाहिए कि उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल नहीं करता। दूसरा, ये मॉडल 2 लॉज के ऊपर पेश किया गया। दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। लॉज ऑफ मोशन एंड लॉज ऑफ ग्रेविटेशन जो है आपको पता है वो न्यूट्रल बॉडी पे अप्लाई होते हैं, जबकि न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। तो इससे सवाल किया गया कि आप इस पर ये अप्लाई नहीं कर सकते, जिसके पास उसका आंसर भी मौजूद नहीं था। तीसरा पॉइंट, अगर कोई चीज़ मुसलसल एनर्जी एमिट करती है तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो कॉन्टीन्यूस आना चाहिए, जबकि एक एटम का जो स्पेक्ट्रम होता है, जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम पढ़ते हैं, वो कॉन्टीन्यूस नहीं होता, बल्कि वो डिसकॉन्टीन्यूस होता है, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं, एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। तो इसलिए अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी मुसलसल एमिट करता है तो उसका स्पेक्ट्रम जो है वो कॉन्टीन्यूस होना चाहिए, जबकि वो ऑलवेज क्या होता है, डिसकॉन्टीन्यूस। तो पहला डिफेक्ट क्या है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर अगर मुसलसल रिवॉल्व करता है और मुसलसल एनर्जी एमिट करता है तो अल्टीमेटली उसे न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए, जबकि हमने कभी ऐसा नहीं देखा। दूसरा डिफेक्ट ये है कि हमारे पास जो दूसरे डिफेक्ट में हमने पढ़ा कि जो हमारे पास बेसिकली ये लॉ है, ये जो मॉडल पेश किया गया ये 2 लॉज के ऊपर बेस कर रहा है, लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, जो कि न्यूट्रल बॉडी पे अप्लाई होते हैं, चार्ज बॉडी पे अप्लाई नहीं होते। तीसरा पॉइंट ये है कि एक एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो लाइन होता है या एटॉमिक होता है या वो डिसकंटिन्यूअस होता है, जबकि इसमें तो एनर्जी मुसलसल एमिट कर रहा है इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम का स्पेक्ट्रम जो होना चाहिए वो हमारे पास क्या आना चाहिए, कंटिन्यूअस आना चाहिए। ये स्पेक्ट्रम होता क्या है, जैसे आप रेनबो है, कौसे कज़ा है, उसको हम जैसे 7 कलर हमें नजर आते हैं, 7 कलर का जो बैंड्स है इसे स्पेक्ट्रम बोलते हैं, और जिसमें कलर एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएं, लाइन में गैप ना हो, उसे कंटिन्यूअस बोलते हैं। और जहाँ पे कलर के दरमियान गैप मौजूद हो, बाउंड्री लाइन मार्क हो सकती है, उसे डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो एक एटम का स्पेक्ट्रम जो है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बच्चों। तो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के बाद बोहर एटॉमिक मॉडल है। अब आपको इसके डिफेक्ट्स भी समझ आ जाएंगे, बातें भी समझ आ जाएंगी। तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं और नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल।
देखें, हर एक की अपनी एक राय हो सकती है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूँगा कि बोर ने कोई ख़ास काम तो नहीं किया, लेकिन एक अच्छी तरीके से चीटिंग कर ली उसने, जिसकी वजह से इसका केमिस्ट्री में नाम ज़्यादा बन गया। इसने क्या किया, क्योंकि इसने दो चीज़ों को मिक्स किया, एक इसने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल उठाया और एक इसने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी उठाई, दोनों को आपस में जोड़ा और अपना एक मॉडल पेश कर दिया। इसलिए हमारी बुक में आमतौर पर एक लाइन मिलती है, बोर मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड प्रपोज एटॉमिक मॉडल। बोर ने प्लांक्स क्वांटम थ्योरी का बहुत ज़्यादा यूज़ किया और अपना मॉडल पेश कर दिया। और इस मॉडल के जो पॉस्टुलेट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं, कुछ हमारे पास ये पॉइंट्स नुकात इसके आ रहे हैं। पॉस्टुलेट्स, इसका पहला पॉस्टुलेट ये था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जब रिवॉल्व करता है, जैसे सपोज करें ये हमारे पास न्यूक्लियस है, मुख्तलिफ ऑर्बिट बना रहा हूँ, ऑर्बिट या शेल इनको बोलते हैं, ऑर्बिट भी बोलते हैं इनको, शेल भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उसका जो क्वांटम नंबर है, एन की वैल्यू है, वो फिक्स रहती है। n=1 हो तो k शेल होता है, इसी तरीके से n=2 हो l शेल होता है, n=3 हो m शेल होता है, n की वैल्यू, क्वांटम नंबर की वैल्यू 4 हो तो n शेल होता है। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किसी भी फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और हर ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स होती है। इसी चैप्टर में हम एनर्जी भी पढ़ेंगे। अगर फर्स्ट शेल की एनर्जी हो तो उसे E1 कहेंगे, सेकंड की एनर्जी ज़्यादा होगी E2 होगी, थर्ड ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी, फोर्थ ऑर्बिट की एनर्जी उससे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है। हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और उसका जो क्वांटम नंबर होता है वो भी फिक्स होता है। वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, और हर ऑर्बिट की एनर्जी भी फिक्स है और क्वांटम नंबर भी फिक्स है। दूसरा पॉइंट इसने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ही ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ही शेल के अंदर रिवॉल्व करता रहता है, ना एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी एब्सॉर्ब करता है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन इट्स ऑर्बिट। जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में रहता है ना एनर्जी एमिट होती है ना एनर्जी एब्सॉर्ब होती है। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये है, कोई भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब कब करता है। आपको पता है कि जब वो लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो कोई भी चीज़, कोई भी काम खुद ब खुद नहीं होता। लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा, और अगर हायर से लोअर की तरफ आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एनर्जी एमिट या एब्सॉर्ब तब करता है जब वो जंप लगाता है। लोअर से हायर जाएगा तो एब्सॉर्ब करेगा, हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी एमिट करेगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि when electron jumps from lower orbit to higher orbit it absorbs energy, and when electron jumps from higher orbit to lower orbit it emits energy। और इसका नेक्स्ट पॉस्टुलेट ये है कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स होता है, और एंगुलर मोमेंटम जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम को mvr से डिनोट करते हैं और ये डिपेंड करता है n के ऊपर, n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसी तरीके से एक फैक्टर है h/2π, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट डिपेंड अपॉन क्वांटम नंबर एंड फैक्टर h/2π। अब इंटीग्रल इसलिए बोला जाता है कि n की वैल्यू जो है वो आपके पास जो है वो बेसिकली होल नंबर हो, 1 2 3 4 वगैरह हो। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू 1 होगी, सेकंड के लिए 2 3 4। मैं आपसे कहता हूँ मुझे बताएं फर्स्ट ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, तो आप mvr = h/2π लिख देंगे। अगर मैं आपसे कहता हूँ सेकंड ऑर्बिट का क्या होगा तो आप कहेंगे 2h/2π। थर्ड ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो 3h/2π। तो सिर्फ n की जगह वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है। तो एक दफ़ा फिर मैं पॉस्टुलेट गो थ्रू करा रहा हूँ। बोर एटॉमिक मॉडल, आपको पता है कि बोर मेड एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी एंड प्रपोज्ड एटॉमिक मॉडल, और उसके कुछ पॉस्टुलेट ये थे। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन वन ऑफ द ऑर्बिट आउटसाइड द न्यूक्लियस, ईच ऑर्बिट हैज फिक्स एनर्जी एंड क्वांटम नंबर इज असाइंड टू इट।
इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर किसी भी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है और हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है और हर ऑर्बिट का एक खास क्वांटम नंबर होता है, यानी उसकी n की वैल्यू भी एक फिक्स होती है। सेकंड, इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी, यानी इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी उस वक्त तक रेडिएट या एमिट नहीं करता। इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी एज लॉन्ग एज इट रिमेन इट्स ऑर्बिट, जब तक वो अपने शेल में रहता है ना वो एनर्जी एमिट करता है ना एनर्जी वो एब्जॉर्ब करता है। जब एनर्जी एमिट या एब्जॉर्ब कब होती है, हमें एनर्जी का फार्मूला भी आता है, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, ये फार्मूला है हमारे पास। When electron jumps from lower orbit to higher orbit, it absorbs energy. When electron jumps from higher orbit to lower orbit, it emits energy. नंबर 4, हमें पता है कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम जो है वो फिक्स होता है और इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करता है जिसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स है। और एंगुलर मोमेंटम दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, n के ऊपर और h/2π के ऊपर। इसलिए हम कह सकते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। इंटीग्रल मल्टीपल जो n की वैल्यू है वो आपके पास 1, 2, 3, 4 हो सकती है। फर्स्ट ऑर्बिट का अगर वो कहे एंगुलर मोमेंटम h/2π कर दें, सेकंड के लिए कहे तो n की जगह 2 पुट कर दें, थर्ड के लिए कहे तो n की जगह 3 पुट कर दें। तो ये हमारे पास बच्चों आज के 2 टॉपिक थे। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस आपने पढ़ा, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा। उम्मीद है कि आपको अभी तक चैप्टर अच्छा समझ आ रहा होगा। साथ साथ क्योंकि ये रीडिंग टाइप पोर्शन अभी तक इसका चल रहा था, अब नेक्स्ट हमारी डेरिवेशन शुरू हो जाएंगी, तो कोशिश करें कि अच्छा लेक्चर समझने के बाद जब आपको समझ आ जाए तो एक दफ़ा बुक की रीडिंग जो है वो आप ज़रूर बेटा इसकी किया करें। थैंक यू वेरी मच।